हाँ जी, हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, दिस साइड रोहित। वेलकम टू एड अंकल जेईई की तैयारी। चलिए, आ, बिल्कुल बेटा, आज हम लोग लगाएंगे कुछ क्वेश्चंस। और क्वेश्चन सीरीज आज है, ये एंट्रोपी लिखा हुआ है, बट हम लोग एंट्रोपी के बारे में तो पढ़ेंगे, साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी लगाते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चंस लगाना भी काफी ज्यादा नीडी है। और आप लोग डायरेक्टली आप कमेंट कर सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ एसएससी जे का एक संपूर्ण बैच चल रहा है। अब इस बैच में क्या क्या है सर, डीडीए का एग्जाम अगर आप देना चाहते हो तो डीडीए का एग्जाम भी हो जाएगा, डी ट्रिपल एसबी का एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, थोड़े दिनों में गेल आने वाला है वो भी हो जाएगा, और बीएचएल का एक लेवल चाहिएगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई यूपी राजस्थान से कोई भी जेई का एग्जाम होगा, उस जेई के एग्जाम में ये पूरे का पूरा क्या हो रहा है, कवर अप हो रहा है। तो एंट्रोपी आपका चल रहा है, तो क्वेश्चंस एंट्रोपी लेवल के भी होंगे, सारे क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका जो वीडियो है ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको सारी चीजें मिल जाएगी। देखो, अब क्वेश्चंस को पढ़ो और क्वेश्चंस को लगाइए कि द स्टेटमेंट और द एफिशिएंसी ऑफ, स्टेटमेंट क्या था कि द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग, सभी रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो याद करिए कि भाई रिवर्सिबल इंजन हम लोगों ने अधिकतर जो मैक्सिमम पढ़ा वो सेकंड लॉ के अंदर पढ़ा है। अगर क्वेश्चन में सेकंड लॉ भी गिवन नहीं है तो भाई देखो, कार्नोट थ्योरम है, कोरोलरी ऑफ कार्नोट थ्योरम। ये भाई, ये कोरोलरी ऑफ कार्नोट थ्योरम क्या कहती है कि भाई आपने एफिशिएंसी पढ़ा था वर्क अपॉन में हीट सप्लाइड, और अगर मैं एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल करता हूं तो ये T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। तो ये सारी की सारी जो इक्वेशन बन के आई है रिवर्सिबल में, एफिशिएंसी में, ये हीट इंजन की टेम्परेचर लिमिट कि पूरा टेम्परेचर लिमिट में वर्क करेगी, तो वो कोरोलरी ऑफ कार्नोट थ्योरम था। वो कंडीशन किसने बताई थी आपको, कार्नोट थ्योरम ने बताई थी। ठीक है जी, तो पहला आंसर हो जाएगा कार्नोट थ्योरम। तो आप इन सभी चीजों पे ध्यान से पढ़ोगे तो बच्चा सारी चीजें अपने आप ऑलरेडी समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरी कंडीशन, ये कॉन्सेप्ट ये मुझे बताना था आपको, नोजल वाला। देखो लिखा हुआ है भाई, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एंटर अ फ्रिक्शनलेस एडियाबैटिक नोजल, फ्रिक्शनलेस एडियाबैटिक नोजल ये रहा। और आपको यहां पे मालूम था कि सर काइनेटिक एनर्जी जो आप लिखते हो कि सर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा, वर्क ट्रांसफर जीरो हो जाएगा। तो नोजल की कंडीशन में आपने एक इक्वेशन लिख दी, बच्चा पार्टी याद होगी कि सर H1 प्लस में C1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू H2 और प्लस में C2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये हम लोगों ने लिखा था। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो C2 इज मोर ग्रेटर देन C1, तो C1 की वैल्यू हो जाएगी यहां से 0। तो बच्चा पार्टी यही पूछ रहा है नेक्स्ट में कि व्हाट विल बी द एग्जिट वेलोसिटी ऑफ द स्टीम की एग्जिट वैल्यू, H1 और H2। देखो H1 ये रहा और H2 ये रहा, तो आप यहां पे लिख सकते हो सर 2751, ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना 2651 में, इक्वल टू, अब देखो यूनिट कन्वर्जन देखो किलो जूल पर केजी, और ये यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन है नहीं, ये तो काइनेटिक एनर्जी है, जूल में है, किसमें है, ये जूल में। ये C1 स्क्वायर बाई 2G आता है, तो हमने इसको सोल्व किया था, तो सोल्व करने के बाद ये 2 बच जाता है नीचे। एक्चुअली में ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जूल में आएगी, पर हमें यहाँ पे देखो कंडीशन किलो जूल में, तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे बच्चा, 1000 कर देंगे, तो 2000 आ जाएगा। अरे ऐसे क्या है, 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन में 2000। तो वही कंडीशन मैंने लिख दी यहाँ पे। अगर ये 2000 है तो इसको उठा के इस तरफ ले आओ, तो ये देखो ये 2000 हो गया, इक्वल टू क्या बचा C2, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को पकड़ो और ये अंडर रूट लगा दो यहाँ पे। सोल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्या आएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा आपका। अरे बात समझ में आ रही है, सोल्व करोगे तो आपको ए ऑप्शन, आपको क्लियरिटी वहां पे मिल जाएगा। अरे यस और नो, अरे बोलो, अरे कुछ तो बोल दो भाई आज, अगर कुछ नहीं बोलोगे तो फिर काम कैसे चलेगा, ये बन के आ जाएगा। तो ये ड्राई सैचुरेटेड स्टीम इस तरीके का कॉन्सेप्ट है जो हम लोग अधिकतर मैक्सिमम सर्च करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए हीट इंजन वर्किंग ऑन अ कार्नोट साइकिल रिसीव हीट एट द रेट ऑफ 50 किलोवाट। अब ये क्या कर रहा है भाई, रिसीव कर रहा है। अच्छा, कार्नोट रिसीव एट अ हीट, एक इंजन वर्किंग, ऐसे लिख लो ना भाई, ये रिसीव कर रहा है यहाँ पे 50 किलोवाट, ठीक है, फ्रॉम अ सोर्स ऑफ 1300 केल्विन एंड रिजेक्ट द सिंक, ये सिंक है यहाँ पे कोई, ये 400 केल्विन की सिंक है, ये आपका Q2 बन गया यहाँ पे, ये क्या बन गया जी Q2, और यहां से क्या रिलीज हो रहा है, आपका वर्क रिलीज हो रहा है। अरे हाँ है ना, तो ए हीट इंजन वर्किंग ऑन द कार्नोट साइकिल रिसीव हीट एट द रेट ऑफ
50 किलोवोल्ट फ्रॉम द सोर्स। तो इतना मिल गया। पूछे क्या था, हीट रिजेक्ट इज, ये पूछ रहा है हीट रिजेक्शन बताइए। तो अगर आप ये हीट रिजेक्शन बता दोगे, खुद सोचो, आपको बताया भी था कि भाई आप कैसे निकाल सकते हो, बाय द यूज ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है कि सर 1 माइनस T1, ऐसे लिख लो, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 इक्वल टू वर्क अपॉन में हीट सप्लाई। और इसको क्या लिख सकते हैं, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्ट अपॉन में हीट सप्लाइड। तो ये घूम फिर के क्या क्या आ जाएगा, 1 माइनस क्यू आर बाई क्यू सप्लाइड। अब देखो, अगर ये भी इधर देखो, अगर ये इधर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस T2 बाई T1, अरे हाँ है ना, इक्वल टू 1 माइनस क्यू रिजेक्ट अपॉन में क्यू सप्लाइड। तो भाई देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो आप देखो यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी है सर, 400, और T1 की वैल्यू कितनी है सर, T1 की वैल्यू है 1300। तो ये 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये हीट सप्लाइड इधर आ जाएगा। तो हीट सप्लाइड कितना है, 50 किलोवोल्ट। तो क्यू रिजेक्ट आ गया। अगर आपको यहां से चाहिए तो आप लिख सकते हो 400 मल्टीप्लाई बाई 50 और डिवाइड बाई 1300। जैसे आप करोगे तो 15.38, तो 15.38 आ जाएगा, 15.4 किलोवोल्ट आ जाएगा। दैट्स द आंसर। तो ये बी ऑप्शन बन गया। तो इस तरीके से चीजों को रेक्टिफाई करना आना चाहिए। एक बार आप रेक्टिफाई कर गए तो ये कंडीशन बन जाएगी। अगर ये कंडीशन भी याद नहीं हो तो आपको बताया था कि Q हायर अपॉन में Q लोअर इक्वल टू T हायर अपॉन में T लोअर। ये वाला कॉन्सेप्ट बन के आ जाता है और इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करते हैं। अरे हाँ है ना, तो वही कॉन्सेप्ट बन के ये आया। देखो वही लिखा है T2 T, रिवर्स हो गया तो ये ऊपर आ गया। तो उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रेसिप्रोकल नहीं लिख सकते, आपको बस दोनों तरफ रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। दोनों तरफ आपको रेसिप्रोकल ये नीड होगी। अरे आया समझ में, नहीं आया? चलिए एक बार अपने बताओ भाई कमेंट करके कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ये बताओ, कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए करिए सोल्व इसको एक बार। सभी बच्चा पार्टी सोल्व करेगी, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या है। ए रिवर्सिबल हीट इंजन रिजेक्ट 80% ऑफ द हीट सप्लाई। क्या कह रहा है जी भाई, सिंपल सी बात है, ए रिवर्सिबल हीट इंजन रिजेक्ट 80%। तो मतलब क्यू सप्लाइड, क्यू रिजेक्ट कितना हो रहा है भाई, क्यू रिजेक्ट हो रहा है आपका 0.8, समझो इस तरीके से, ऑफ अ हीट सप्लाइड, है ना, ये सप्लाइड कर रहा है। दैट्स मीन अगर ये एक तरीके से ये बोल लीजिए 80% रिजेक्ट कर रहा है, सॉरी 80% का रिजेक्शन हो रहा है। तो अगर 80% का रिजेक्शन हो रहा है, मैं ये कह सकता हूं कि अगर देखो क्यू रिजेक्ट 80 है, सपोज करो 80 वोट है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, देखो समझा रहा हूं, 80 वोट है, 80% है इसका हीट सप्लाइड का, 80% है। मतलब आपने अगर 100 रुपए दिए तो मैंने क्या कहा कि क्यू सप्लाइड कितनी होगी, सपोज करो 100 वोट होगी। अगर ये 100 वोट है तो अगर वर्क निकालोगे तो वर्क आ जाएगा 20 वोट। देख लो, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, वो क्या हो जाएगा, क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्ट। अरे हाँ है ना, देख लो, तो 80%, तो हीट इंजन रिजेक्ट 80% ऑफ हीट सप्लाइड। तो देखो मैंने वही लिखा 80% हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड ये ले लो। तो अगर आपसे पूछा रेफ्रिजरेटर बताइए कौन सा पॉसिबल है, तो आपको भी पता है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होती है भाई, कि सर डिजायर, अरे डिजायर वर्क ना, वर्क अपॉन में हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड आपसे पूछा है, बस वही कंडीशन है। या फिर आपसे क्या पूछ सकता है कि सर T2, आपको ये T2 माइनस T1 माइनस T2। तो अगर आप यहां से देखो T2 बाई T1 आ रहा है, तो एक तरीके से आप हीट की फॉर्म में लिख सकते हो। रिजेक्शन कितना है सर, 80 का रिजेक्शन है, और सप्लाइड कितनी है, 100 की सप्लाइड है, और रिजेक्ट कितनी हो रही है सर, 80 हो रही है। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 80 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 20, आंसर आ जाएगा 4। तो 4 सीओपी आ गई। तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर ये बन के आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये बन के आ जाता है। तो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट लगना है, ठीक है। तो ऐसी चीजें सोचनी पड़ती है, सोचोगे काम बनेगा। डिजायर इफेक्ट, तो डिजायर इफेक्ट कितना है सर, 80, और वर्क इनपुट कितना है, 20। आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर डिजायर इफेक्ट, आप बोल सकते हो डिजायर इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। तो डिजायर कहां चाहिए सर, लोअर पे चाहिए। तो लोअर कितना है, 80, और कितना ये 20। तो इससे भी सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो ऐसे भी रख के कर सकते हो। तो अच्छा आंसर होगा ये वाला, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये तो यूज होता है रिवर्सेबल में। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ऐसी कंडीशन लगा के कर सकते हो, अदरवाइज आप ये इस पे जाइए और आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे बच्चों को फंसा देता है, फिर बच्चा कहता है कि जी समझ में नहीं आया। चलिए कोई इंपैक्ट तो नहीं है ना, चलो स्टार्ट हो जाओ और बताइए, फटाफट बताइए कि सर ये आंसर होगा। देखिए क्या कहते हैं, रिवर्सिबल पॉलीट्रोपिक प्रोसेस।
सर हमने तो एक कंडीशन पढ़ी थी, मैंने बताता हूं उनको। देखो कुछ लोग थे कि सर देखो ये पढ़ा मैंने, सर T1 डिवाइड बाई T2 इक्वल टू P1 डिवाइड बाई P2 की पावर सर गाम एन की फॉर्म में एन माइनस, सर एन की फॉर्म लिख लेते हैं एन माइनस वन डिवाइड बाई एन इक्वल टू सर उल्टा V2 बाई V1 की पावर एन माइनस वन। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये आपने पढ़ा है सर, और हमने ये पढ़ा भी था स्टार्टिंग में। सर देखो ये प्रेशर है, ये V2 है, ये पूरी कंडीशन आ गई यहाँ पे। अगर यहाँ पे आ गई, मैं ध्यान रखने वाली बात है सर कि क्या करे, तो अगर आप ये देखो प्रेशर तो यहाँ पे कहीं है नहीं, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये रो लिखा हुआ, ये रो है, दिस इज अ डेंसिटी, ये आपका डेंसिटी बोलना चाह रहा है। अब ये मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, सपोज करो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चे बताओ, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, यस और नो। अब वो वॉल्यूम है V2, तो मैं इसको लिख सकता हूं मास अपॉन में डेंसिटी बाई 2। अरे हाँ यार, मास और डेंसिटी 2 और मास 2 ये, और अगर V1 होगा तो V1 को क्या लिख सकता हूं, मास 1 अपॉन में डेंसिटी 1। अरे हाँ है ना, तो देखो वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं यहाँ पे कि सर मास 2 अपॉन में डेंसिटी 2 डिवाइड बाई सर मास 1 इंटू डेंसिटी 1 की पावर क्या हो जाएगी n माइनस 1। अब देखो मास तो इक्वल है यार, किसी भी चीज का मास तो इक्वल रहेगा, मास तो इक्वल है, मास से मास कट गया, क्योंकि मास ही क्या है आपका m2 और m1, यही m के बराबर है सारी चीजें। तो ऊपर अगर ये देखोगे तो डेंसिटी 1 अपॉन में डेंसिटी 2 की पावर n माइनस 1, और इस तरफ क्या बच रहा है T1 बाई T2। तो देखो ऑप्शन नंबर ए आ गया, देखो ये रहा ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन के आ जाता है, और आपको इस पे वर्क करना है, क्या करना है वर्क। तो आ गया डायरेक्टली ये, और बच्चा कंफ्यूज हो गई, प्रेशर क्या करता है ना, देखो ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको समझ लेते हैं, दिस इज अ प्रेशर, नोट दिस इज अ डेंसिटी, ये क्या है आपकी डेंसिटी है। तो डेंसिटी के तौर पे ही हमें ये सारे कॉन्सेप्ट को देखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द, ये काफी ये पूछ रहा है, ठीक है बताइए। मैं आपको एक रिलेशन बताना भूल गया हूं, अगर आप लोग पढ़ोगे ध्यान से, देखो क्या होता है, आपने एक रिलेशन पढ़ा था ना, मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि सर COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू सर 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है, यस और नो। ये मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया था, इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन भी होता है। अगर आप ये रिलेशन को पढ़ोगे तो ये रिलेशन होता है बच्चे, एक बार सुन लो ना, ये एक रिलेशन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये रिलेशन देखोगे तो ये रिलेशन बन जाता है। तो कहता है कि थर्मल एफिशिएंसी, अगर आपकी थर्मल एफिशिएंसी दैट्स मीन T1 माइनस T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 इक्वल टू 0.5% है, 50% है 5%। तो अगर ये मैं देखो क्या लिख दूं, इसको देखना बड़े ध्यान से, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बता रहा है ना, रेफ्रिजरेटर, तो 1 अपॉन में एफिशिएंसी कितनी हो गई सर 0.5, और ये इधर लिखा हुआ है देखो COP ऑफ, ये इस तरफ जाके -1 बन जाएगा। तो अगर ये -1 बन गया तो आप इसको सोल्व करोगे 10 डिवाइड बाई 2, तो क्या 1 बन जाएगा, क्या ऐसा है क्या। अगर ये चेक भी कर सकते हैं हम लोग, सर क्या ऐसा हो सकता है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर ऐसा बन सकता है क्या, सर देखना पड़ेगा। चलो अगर आपको ये तसल्ली नहीं हुई है तो किसी ने कहा कि नहीं सर ये तो गलत हो गया, ठीक है मैं इसको एक अलग तरीके से चेक करके बताता हूं आपको, ठीक है। अब देखिए अलग तरीका क्या हो सकता है, देखो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन T2 माइनस T1, और ये क्या बन जाएगा इक्वल टू 0.5। देखना मैं बिल्कुल करेक्ट कौन सी होने वाली है, ठीक है। तो अब ये 1 इधर चला जाएगा तो T2 बाई T1 ये माइनस का हो जाएगा, इसको बोल देते हैं 0.5, इसको क्या बोला 0.5, ठीक है करेक्ट ना। तो अब देखिए इधर अगर मैं ये बोलूं यहाँ पे COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होती है, तो एक ने बोला सर T2 अपॉन में T1 माइनस T2, करेक्ट ना। ये T2 बाई T1 है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो देखो कैसे T2 बाई T1 डिवाइड बाई ये T1 अपॉन में T1 माइनस T2 बाई T1, यही तो है ना। तो देखो T2 बाई T1 की वैल्यू 0.5 डिवाइड बाई ये 1 माइनस 0.5, आया कि नहीं आया। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आखिर में कितना आ जाएगा 1, तो 1 इज द आंसर, तो 1 बन गया आपका आंसर, करेक्ट ना। तो अगर आपने यहां से भी देखा होगा तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, और ये बन जाएगा माइनस का 1। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, तो आंसर घूम फिर के कितना आएगा 1। तो देख लीजिए 1 आ गया, करेक्ट ना बच्चा पार्टी। तो दोनों तरफ से आप देख सकते हो कि किस तरीके से काम चल रहा है। चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट बताइए अब आप, वॉल्यूम डायग्राम वाला। चले गया, देखिए अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। देखिए ये पीवी डायग्राम है,
अब पीवी डायग्राम में देखो ये ए है, ये ए लिखा हुआ है, ये बी है, ये सी है। तो बताओ ये लाइन कौन सी है सर? कांस्टेंट प्रेशर। ये कौन सी है? कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये कौन सी है? आइसोथर्मल, कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। उसका आपको टीएस डायग्राम बनाना है। तो देखो टीएस डायग्राम कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे हिंट दे देता हूं। देखो टी, आप देखो कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन कहां पे है सर? देखो ए और बी के बीच में कांस्टेंट टेम्परेचर है। अरे दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा कि हाँ सर दिखाई तो दे रहा है, हम तो टीएस बना रहे हैं ना। चलो टीएस ही बना रहे हैं ना, नहीं, हाँ हाँ चलो। ये कौन सा है? पीवी डायग्राम इज शोन द सेम साइकिल टेम्परेचर एंट्रोपी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो आपका ये कौन सा है? इसको एक बार रब करते हैं, ये कहीं मिस्टेक ना हो गया। देखो ये रहा। तो पीवी डायग्राम है इस तरीके से बनाया टीएस। अब इसमें कैसे चेंज कर सकते हैं सर? चलो ये तो कांस्टेंट प्रेशर हो गया, ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो गई, ठीक है। ये हो सकता है कि एडियाबैटिक भी हो सकता है किसी तरीके से, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको कि आइसोथर्मल भी है। तो ये एडियाबैटिक ही लग रहा है, जहां तक लग रहा है ये थोड़ा सा स्टीपर आ रहा है ना, तो हम लोग आइडियाबैटिक कह सकते हैं। आइसोथर्मल को तो कहीं से कहीं तक नाम ही नहीं है इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो कांस्टेंट प्रेशर है और कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो अगर आप देखोगे ये सी से चल रहा है, ये ऐसे, तो याद रखना ये तो बी पे है, बी से सी, ये सी से ए। तो प्रेशर वाली लाइन थोड़ी क्या है, ये ऐसे आप इस तरीके से मैच बना सकते हो। तो अगर आप देख रहे होंगे मैंने क्या किया, देखो ये बताऊंगा सेकंड लॉ जब कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो ये वाली चीज है यहाँ पे ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। देखो अगर आप टीएस पे देखोगे ये कांस्टेंट प्रेशर है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो आप देखोगे प्रेशर वाली लाइन मोर स्टीपर है एज कंपेयर टू वॉल्यूम, ठीक है। और ये कांस्टेंट एंट्रोपी, तो दैट्स मीन ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। तो ये ए से बी एडियाबैटिक होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जहां तक लग रहा है ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ए से सी, सॉरी ए से सी, सी से ए, ऐसे बन रहा है ना। तो देखो ए से सी, ये फिर ऐसे और ऐसे, ये ही डिजाइन आ रहा है। तो मैंने किससे किया? ये कांस्टेंट प्रेशर और ये कांस्टेंट वॉल्यूम के ग्राफ से मैंने चेंज किया। इसके अलावा और कोई ग्राफ ना ये बनेगा, ना ये बनेगा, ना ये बनेगा। तो सिर्फ यही ग्राफ बनेगा जो आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, इज द बेस्ट क्वेश्चन यार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए हीट पंप ऑपरेट ऑन कार्नोट पंप हीट, अच्छा वेर इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसकी बात कर रहा है? हीट पंप ऑपरेटिंग, हीट पंप की बात कर रहा है। तो सीओपी ऑफ हीट पंप क्या होती है बच्चा पार्टी? सर वो होती है T1 अपॉन में T1 माइनस T2। और यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की अगर बात करते हैं हम लोग, पीछे देखो तो वो T2 है। देखो T2 जो आपको चाहिए यहाँ पे। तो डेट्स मीन सर ये वाली बात करेगा कि ये आपने हीट पंप लगाया, हीट पंप पे आपने वर्क इनपुट को ड्राइव किया, और इसके अलावा आपने यहाँ पे हीट को दिया Q2 और बाहर निकल के आया Q1। तो यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा T1 और यहाँ पे सिंक का टेम्परेचर है T2। तो आपका डिजायर इफेक्ट क्या होगा? T1। तो देखो हीट रिजर्व 300 केल्विन और 600 केल्विन, तो 600 और डिवाइड बाई 600 माइनस 300, तो आंसर तो कितना आ जाएगा? डायरेक्टली 2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 2। तो आप इसको 2 के थ्रू भी लिख सकते हो। अरे कोई परेशानी है यहां तक की? नहीं। चलिए इसको करिए जल्दी से, चलिए करिए। हीट ट्रांसफर बोला भी, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। तो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सीधी सी बात है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करते हैं सेकंड लॉ। चलिए ये बताइए, ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है यार, ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये आपको क्वेश्चन को सोल्व करके बताना है। ये करिए जल्दी से फटाफट, ये आपको सोल्व करना है। ये आपके लिए है कॉन्सेप्ट, मेरा नहीं है बच्चे। अब आपको ये खुद से सोल्व करना है फटाफट। दिखाई दे रहा होगा? तो दिख रहा है, जो जितना भी आपको दिखाई दे उसके हिसाब से आपको करना है रे बाबा। अरे करके दिखा दो रे, ठीक है। जल्दी से फटाफट आओ। देखो मैं भी थोड़ा सा ही बताऊंगा, आप भी करो यार। कहता है कि फॉर अ हीट इंजन ऑपरेटिंग ऑन कार्नोट साइकिल द वर्क आउटपुट इज 25% ऑफ हीट रिजेक्ट। 25% है हीट रिजेक्ट का, ठीक है। सपोज करो, देखो क्वेश्चन को कैसे गिवन करना चाहिए। देखो मुझे भी नहीं पता, मैंने लिखा यहाँ पे वर्क इक्वल टू कितना है भाई? 25%। तो 0.25 ऑफ हीट रिजेक्ट है ना, हीट रिजेक्ट का है। सपोज करो हीट रिजेक्ट कितनी हो सकती है? देखो मैं बताता हूं। चलो सपोज कर लो हीट रिजेक्ट को ले लो 1। कितना ले लो? 1। अच्छा चलो थर्मल एफिशिएंसी पूछ रहा है ना, ऐसे भी कर लेंगे। तो अगर थर्मल एफिशिएंसी पूछ रहा है किसकी? हीट इंजन की। ये तो पूछ रहा थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। तो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन क्या होती है भाई? सर वर्क अपॉन में हीट सप्लाइड। और वर्क क्या होता है सर? क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्ट अपॉन में हीट सप्लाइड।
सर ये भी बन जाता है। मैंने कहा कि हाँ बन तो जाता है। अब दूसरे तरीका है सर, थर्मल एफिशिएंसी निकाल रहे हो तो आपने तो ये बोल दिया कि भाई वर्क आउटपुट इतना, हीट सप्लाइड की। चलो अगर मैं वर्क आउटपुट को भी हटाऊं यहां से, दो सर सप्लाइड तो पता ही नहीं लग पा रही है। तो देखो अगर रिजेक्ट को अगर मैं 1 मान लेता हूं, रिजेक्ट को क्या मान लेता हूं 1, और इसको ये इतना मान लेता हूं, तो सप्लाइड कितनी हो जाएगी देखो भाई। अगर मैं सप्लाइड को 1.25 मान लेता हूं, देखो अगर मैं सप्लाइड को 1.25 मान लेता हूं तो उसका 2.5 तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है वर्क, और सप्लाइड कितना हो रहा है वर्क। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन आ गया। तो वर्क कितना हो गया सर 0.25, और ये डिवाइड बाई कितना हो गया सर 1.25। तो अगर ये आप इसको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 25 डिवाइड बाई 1.25, तो ये बन जाएगा 20। तो ये 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100, तो बेसिकली बेटा ये कितना बन जाएगा 20%। ये बन जाएगा आपका 20%। तो 20% ये बन के आ जाएगा। तो मैं आपका ये 20% का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया। तो ऐसा सोचने वाली कि वर्क कितना है, तो क्यू सप्लाइड को मान लो 1, तो ये 1 आ गया, रिजेक्ट किया, बस हो गया काम इजी। तो थोड़ा सा थिंकिंग लेवल को बढ़ाना पड़ेगा कैसे सोल्व किया, ठीक है। देखो 3 इंजन एबीसी ऑपरेटिंग ऑन कार्नोट साइकिल रिस्पेक्टिवली यूज एयर, स्टीम है, हीलियम। तो वर्किंग फ्लूइड देखो डिफरेंट वर्किंग फ्लूइड है, ठीक है। इफ द ऑल द इंजन ऑपरेट विद इन द सेम हाई एंड लो टेम्परेचर लिमिट। और मैंने क्या बोला था कि सर कार्नोट साइकिल में क्या कि वर्किंग फ्लूइड में क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंट। वर्किंग फ्लूइड पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। और इंडिपेंडेंट का मतलब किस पे डिपेंड होगा सर, टेम्परेचर लिमिट। तो आपका सिर्फ एक ही बचेगा, टेम्परेचर लिमिट पे ही डिपेंडेंसी होगी। तो अगर टेम्परेचर सबका एक जैसा है तो ऑल द इंजन्स विद हैव द ऑल सेम एफिशिएंसी, तो सभी के सभी इंजन की क्या होगी, सेम एफिशिएंसी होगी। व्हाट अ लवली क्वेश्चन। चलो ये करके बता दो। अब तो सबसे इजी है भाई, अब तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सबसे इजी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि भाई एक कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 600 केल्विन। अरे एफिशिएंसी, हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड मतलब क्यूएस पूछ रहा है। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो एफिशिएंसी इक्वल टू T1 माइनस T2, कार्नोट बोला है, T1 इक्वल टू वर्क अपॉन में हीट सप्लाई। बस T1 कितना है 600 माइनस 300 और डिवाइड बाई 600 इक्वल टू वर्क कितना है भाई 200 किलो जूल अपॉन में हीट सप्लाई। देखो 300 डिवाइड बाई 400 आ गया, तो 400 किलो जूल आ गया, 400 किलो जूल। अरे देखो ये किलो जूल में है ना, तो क्यू सप्लाइड भी कितना हो जाएगा 400 किलो जूल। अरे हाँ या ना, तो 400 किलो जूल इज द आंसर। तो 400 किलो जूल आंसर आ गया, और यही सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, यही 400 जूल, करेक्ट ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो करो खुद से सोल्व करो, मैं नहीं बताऊंगा। अब आप बताओगे हीट सोर्स का टेम्परेचर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है भाई, करिए सोल्व करिए बच्चा पार्टी, फटाफट सोल्व करिएगा। अरे देखो क्या बोला, एक कार्नोट इंजन के बारे में बोल रहा है भाई, सुन लो। कार्नोट इंजन रिजेक्ट 30% ऑफ एब्जॉर्ब हीट, है ना, रिजेक्ट 30%। तो क्यू रिजेक्ट कितना हो गया भाई 30% ऑफ 0.3% ऑफ क्यू एब्जॉर्ब, है ना, क्यू सप्लाइड। ये तो कह रहा है कि एक कार्नोट इंजन रिजेक्ट 30% ऑफ एब्जॉर्ब हीट। तो भाई जो एब्जॉर्ब की है उसने उसका 30% 30, दैट्स मीन, तो मैं क्या मान लू क्यू सप्लाइड को मान लेता हूं 1, ठीक है। मतलब 100 मान लो ना भाई, 100 है तो 100 है, तो ये करूंगा तो 30 हो जाएगा, तो वर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 70 आ जाएगी, तो 0.70 आ जाएगी, तो 0.70 आ गई, 70 जूल आ गई। तो अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आप एक काम करिए, ऐसे भी मत करिए, आप एक काम कर लो, सर ये 30 है, 30% बोला है, इसको 100 ले लो, तो वर्क कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। देख लीजिए, देखो क्यू रिजेक्ट 30% ऑफ एब्जॉर्ब, तो 30% को 0.30 मान लो, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा 30 ही आ जाएगा क्यू सप्लाइड। या फिर क्यू रिजेक्ट को क्या लिखा आपने सर 30%, 0.30 ऑफ 30% ऑफ हीट, ए कार्नोट 30% ऑफ एब्जॉर्ब हीट, 0 ऑफ द क्यू सप्लाइड, बस। और क्यू सप्लाइड को अगर 100 मान ये हो जाएगा। तो एफिशिएंसी देखो क्या हो जाएगा सर, वर्क अपॉन में हीट सप्लाइड।
तो वर्क अपॉन में हीट सप्लाइड इक्वल टू सिंक टेम्परेचर, तो देखो T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, तो देखो अगर मैं यहां से लिखूं तो इसको लिख सकता हूं 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, और ये 30 है तो 273 को इसमें ऐड कर दो, कैल्विन में कन्वर्ट कर लो, तो 303 कैल्विन आ जाएगा बच्चा पार्टी। कितना आ जाएगा? 303 कैल्विन। तो वर्क कितना है सर? 70, और हीट सप्लाइड कितनी है सर? 100 इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइड बाई 303 कैल्विन। तो अगर आप ये देखोगे 70 डिवाइड बाई 1000 माइनस 1, तो 0.3 तो इधर आ गया, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 300, तो आप देखोगे 90 T2 कोई 30 डिग्री सेल्सियस है क्या? सिंक तो 30 डिग्री है कि 300 डिग्री है? एक बार चेक करना भाई, 300 है कि 30 है? एक बार मैं बुलाता हूं लड़कों को कि 300 है कि 3 है। एब्जॉर्ब हीट टू अ सिंक बोला ना इसने। टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कोई मिस्टेक तो नहीं होगी? एक सेकंड प्लीज, 70 हो गए ना, तो 0.7 माइनस का 1, 0.3 आ गया ये। ओ सॉरी देखो ये मिस्टेक होगी, ओ यार ये मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पे, हाँ, तो ये T2 डिवाइड बाई T1, ये एक्चुअली में सिंक बोला ना, तो T2, तो T2 की वैल्यू 303 अपॉन में T1, तो ये हो जाएगा 303 डिवाइड बाई 0.3। तो अगर आप देखोगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 1010 कैल्विन, और माइनस के 273 कर दोगे तो बन जाएगा डिग्री सेल्सियस, तो करोगे तो लास्ट में आ गया 7, तो 7 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है सी, तो 737, कितना आ गया भाई? 737 डिग्री सेल्सियस। तो T1 आ जाएगा इतना, T1 आ जाएगा इतना, एफिशिएंसी आ जाएगी इतनी, T1 आ जाएगा इतना, तो ये बन गया जी T1, करेक्ट ना? तो भाई अगर आप इन सभी चीजों को देख रहे होंगे तो देखते देखते आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस का लेवल था ना वो थोड़ा हो गया मिस। चलिए ये करिए, एफिशिएंसी ऑफ इतना, डायरेक्शन इज रिवर्स कर दी जाए तो आंसर कितना आएगा? चलिए अब खुद करिए, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम देता हूं, तो आप इस पे हिंट करके आंसर बताइए फटाफट। ये आंसर आपको बताना है, करना है, खुद से सोचना है, और जितना जल्दी करके बता दो उतना जल्दी इजी हो जाएगा, इतना जल्दी इजी हो जाएगा। बताओ भाई। एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल, देखो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी 0.75% है ना, तो कार्नोट का मतलब क्या होता है? T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, अरे हाँ है ना, ये बन गया। इफ द साइकिल डायरेक्शन इज रिवर्स, अगर देखो ये कार्नोट है, कार्नोट का मतलब क्या होता है सर? इधर से T1, सपोज करो मैं आपको बता रहा हूं ये T2 इधर से वर्क, अगर इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो डेट मीन ये T2, ये इस तरफ T1, यहाँ पे T1, अरे ऐसे लिख दो ना Q1, ये लिख दो Q2 और ये लिख दो T2, और ये इसको वर्क प्रोड्यूस देगा, तो वर्क इनपुट देगा, तो ये कोई, तो ये बन जाएगा रेफ्रिजरेटर। क्या बन जाएगा? रिवर्स। तो सीओपी पूछा है, तो अगर आप ये यहाँ पे पढ़ोगे तो ये पढ़ोगे सीओपी इक्वल टू क्या? T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2, ये तो पढ़ोगे ना भाई। तो अगर मैं यहां से निकालू तो ये बन जाएगा 0.75 इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। तो अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूं तो 0.25 हो जाएगा, किसकी वैल्यू? T2 बाई T1 की, ये बोल रहा है। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाई क्या कर दू? T1 से डिवाइड बाई कर दे, तो 2T1 माइनस 1 माइनस T2 बाई T1, ठीक है। तो ये T2 T1 की जो वैल्यू है ये बन जाएगी 0.25 माइनस 1 माइनस 0.25, तो बच्चा पार्टी 0.25 डिवाइड बाई 0.75, और सोल्व करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा और 0.33 आंसर हो जाएगा। तो आपने जब जैसे ही देखा तो 0.33 आंसर हो गया। क्या हो गया जी? 0.33 आंसर बन के आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं, ठीक है। बस ऐसी ऐसी चीजें आपको देखनी है। अब देखो आपको करना है क्लीन वो कैल्विन प्लैंक डील्स विद। सर कैल्विन प्लैंक क्या होता है? तो मैंने बोला था कि सेकंड लॉ, बताओ आंसर को कमेंट करो। सेकंड लॉ क्या होता है? डायरेक्शनल लॉ। और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है भाई? इसने डायरेक्शन बताई कि क्या, कि भाई अगर मैं यहाँ पे कोई वर्क कर रहा हूं तो आपकी हीट इस सिस्टम में जाएगी और वर्क यहां से निकलेगा, कन्वर्जन होगा। तो किसका? हीट का वर्क में कन्वर्जन होगा, तो कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू दी वर्क।
तो बी ऑप्शन बन के आ जाएगा केल्विन प्लैंक के अंदर। चलिए अब ये बताइए, ये वाला फटाफट बताइए, ये वाला कॉन्सेप्ट बता दो फिर। देख लो कमेंट से, आपको देखना है, समझना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत यार कमेंट कर दो, या जो भी प्रॉब्लम है यार नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप डायरेक्टली कॉल कर लो, सर ये प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, काम नहीं चल रहा है, आप हमें बताइए क्या करना है, तो काम चल जाएगा। देखो, ए हीट इंजन इज सप्लाइड विद इतना जूल, किलो जूल पर सेकंड, मतलब हीट सप्लाइड की जा रही है यार, सिंपल सी बात है, 250 वोल्ट पे किलो जूल पर सेकंड का मतलब होता है किलो वोट, तो दैट इज अ किलो वोट, ठीक है। हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1, और T1 में इसमें कितना करो, 273 को ऐड कर दो, जैसे आपने ऐड किया तो 0 7 2 9 10 1 500, तो 500 केल्विन, क्योंकि आपको ऑलवेज याद रखना, ऑलवेज टेम्परेचर केल्विन में चाहिएगा, और जब तक केल्विन में काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो T2 कितना हो जाएगा सर, 300 केल्विन हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट, और आपको कितनी बार बताऊं भी है, Q हायर अपॉन में Q लोअर, ये रखो इक्वल टू T हायर अपॉन में T लोअर वाली कंडीशन लगा दो। तो हायर कितना है सर, रिजेक्ट का पूछा, इफ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट, तो ये हीट रिजेक्ट पूछ रहा है वो, तो हीट रिजेक्ट क्या हो जाएगी, हायर कितनी है 250 किलो वोल्ट डिवाइड बाई Q लोअर, और T हायर का टेम्परेचर है 500 और डिवाइड बाई कितना है 300। तो अगर आप इसको चेक करोगे तो देखिए, तो इससे ये कटेगा 2, इससे ये कटेगा 150, तो 150 आ जाएगा, कितना आ जाएगा Q लोअर, और 150 आ जाएगा, तो आप देखो 150 किलो जूल पर सेकंड, ये आंसर आ जाएगा। तो आपको जहां से भी अच्छा लगे वैसे कर लीजिए, और अगर आपको एफिशिएंसी लेके करना है वो कर लीजिए, वहां से भी आंसर आ जाएगा। चलो, आइसेंट्रोपिक फ्लो, वर्ड देखो आइसेंट्रोपिक बोला हुआ है, तो आइसेंट्रोपिक मतलब आइसेंट्रोपिक का मीनिंग क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस, और वो एडियाबैटिक प्रोसेस जो रिवर्सिबल भी हो, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए, एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल, एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल, ठीक है। ये इसको बाद में करेंगे। ये देखो, ये भी अच्छा है, कार्नोट साइकिल इज नॉट कंसिडर एज अ प्रैक्टिकल बिकॉज ये एक नया क्वेश्चन है कि इट्स पीवी डायग्राम इज नैरो, तो पीवी डायग्राम क्या है, नैरो, रटने वाला क्वेश्चन है, हाई प्रेशर ये कुछ नहीं है, ये तो होता ही नहीं, रिजेक्शन एट हाई टेम्परेचर नहीं, लो टेम्परेचर, तो एफिशिएंसी लो नहीं, हाई होती है, तो एक ही बचता है, पीवी डायग्राम इज नैरो। चलो, द एफिशिएंसी ऑफ आइडियल कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन, आइडियल कार्नोट साइकिल की इंजन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन, तो आपको पता है कि टेम्परेचर ऑफ बोथ सोर्स एंड सिंक, टेम्परेचर पे काम करता है, बोथ सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे वर्क करता है, द टेम्परेचर ऑफ बोथ सोर्स एंड सिंक। चलिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, देखिए अब एफिशिएंसी पूछ लिया, अब मैं इसमें एफिशिएंसी क्या बताऊंगा यार, आप खुद बताइए, हीट रिसीव तो किलो जूल वोट हो गया, ठीक है, और मैं इसको किलो वोट में कन्वर्ट करूं तो 15.15 किलो वोट हो गया ना। और मुझे इसकी एफिशिएंसी बतानी है, प्रोड्यूस पावर, तो ये तो बन गई Q सप्लाइड, और ये क्या बन गया, वर्क, तो भाई आपको भी पता है वर्क अपॉन में हीट सप्लाइड होता है, तो 5 किलो वोट अपॉन में 15.15 किलो वोट, तो ये आपको थोड़ा सा 5 डिवाइड बाई 15.15 सोल्व करके लिखना था, 33 किलो वोट, बस 33% आ जाएगा आंसर में। ये क्या हो जाएगा कि सर 33% आ जाएगा, 33% मतलब डी आंसर आ जाएगा। देखो, चेक करने का अपना अपना तरीका है, अपने अपने सिस्टम है कि आप किस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को देखते हो, पढ़ते हो, समझते हो, क्या करते हो क्या नहीं, ये सारी चीजें आ जाएगी। करेक्ट है बच्चे, है ना। ए कैसा आ जाएगा, 25% नहीं आएगा ना, नहीं 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 25% नहीं आएगा भैया, इसका डी, बिल्कुल डी आ जाएगा। लास्ट चल रहा है ये बताइए, अब ये बताइए क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फ्यूल डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कैलोरिक वैल्यू ऑफ एन कंबशन होने पे, वो बता रहा है कि अगर कैलोरिक वैल्यू, देखो पढ़ो, फ्यूल डज नॉट कंट्रीब्यूट नहीं करता है कैलोरिक वैल्यू ऑन कंबशन। एक है, देखो आपने कार्बन का नाम सबने सुना होगा, सल्फर सबने सुना, हाइड्रोजन, ये तीनों चीजें तो बाहर आती है, पर निकलती कौन सी, कंट्रीब्यूट नहीं करता कैलोरिक वैल्यू में, उसका नाम है नाइट्रोजन। तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, सल्फर नहीं होगा, नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। देखिए, सल्फर भी निकलता है, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं होता, नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर, तो नाइट्रोजन का आ जाएगा। चलिए देखो, ये कॉन्सेप्ट तो मैं बार बार बता रहा हूं, इसका रीजन भी है, पूछ रहा है कि ए फ्रिक्शन लेस हीट इंजन कैन बी 100% एफिशिएंट ओनली इफ द एग्जॉस्ट टेम्परेचर, बताओ तो यार एफिशिएंसी क्या होती है, खुद बताओ, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, आप इसमें से 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 कर दो,
तो अगर देखो, अगर मैं टेंस कर दूं T2 की वैल्यू को 0 तक ले जाऊं, तो 0 लेने पे 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये 1% हो जाएगा, मतलब 100% हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एफिशिएंसी 100। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ भाई, आपने क्या करना है, 0 डिग्री केल्विन। और मैं आपको क्या बोलता रहा हूं कि जो टेम्परेचर की लिमिट है वो क्या है आपकी, केल्विन के अंदर होती है। तो आपको टेम्परेचर डी 0 केल्विन तक ले जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इसलिए 0 केल्विन हो जाएगा। और प्लीज ये डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, केल्विन में। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट बन के, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये आप होमवर्क ले लो यार, एक आधा क्वेश्चन है ना, काफी देर हो गई, आप होमवर्क नहीं मिला आपको, ये कॉन्सेप्ट आप होमवर्क ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं कि एन इन्वेंटर क्लेम्स टू हैव डेवलप इंजन, या मैं बताऊं इसको कि दिस इज इंजन और फीजिबल। चलो मैं बता, है ना, मैं इसको बता देता हूं क्या करना है। ठीक है, देखो क्या कहता है, क्वेश्चन को लिखो। ये देखो, पहले अगर मैं एफिशिएंसी को निकालू इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की उसमें कितना है 400, इन्वर्टर है ना, इंजन है, तो T1 माइनस T2 तो 200 और डिवाइड बाई 400। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 50% आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एफिशिएंसी को कंपेयर करता हूं वर्क अपॉन में हीट सप्लाई में। तो देखो 15 किलोवाट ऑफ मैकेनिकल वर्क तो प्रोड्यूस कर रहा है, हीट इंजन टेक 105 मेगा जूल एट अ टेम्परेचर। तो देखो ये कंडीशन बोला है, रिजेक्ट 40 मेगा जूल एट अ टेम्परेचर, इतना डिलीवर 15 किलोवाट, ये कह रहा है, ये किलो वोट कह रहा है। तो दैट्स मीन वर्क आपको सप्लाइड कितनी हो गई सर, 105 हो गई, सिंपल सी बात है 105 हो गई। एंड डिलीवर 15 किलोवाट ऑफ मैकेनिकल वर्क, ये मैकेनिकल वर्क हो गया। अगर आप लिहाजे से देखा जाए, इतना रिजेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है, और वर्क भी इस कॉन्सेप्ट में दे दिया है। तो अगर आप सपोज करो इसका वर्क भी निकाल लो, ये वर्क है, तो 15 किलोवाट, 15 किलोवाट आर, तो इसका मतलब सर ये क्या है, 15 किलो जूल पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना तो 3600 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जूल से जूल कर जाएगा ये, तो अगर आप 1500 मल्टीप्लाई बाई 3600 करते हो तो ये आ जाएगा यार, किलो जूल में तो नहीं, 3600 आ जाएगा, 1500 किलो जूल, और ये बन जाएगा आपका 54 मेगा जूल। कितना बन जाएगा, 54। तो अगर आप इसको 54 लिखते हो तो 54 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 105। अगर आपने ये किया तो आंसर आ जाएगा 51.42%। क्या हो जाएगा, चार, इतना परसेंट आ जाएगा। तो 54 आपने निकाल दिया, मैकेनिकल दिया है ना गिवन। अब आप कौन करेगा, 105 में से 42 को माइनस कर देगा। बट वो खुद कह रहा है कि भाई डिलीवर इतने किलोवाट मैकेनिकल वर्क करता है, तो अब आपको उसको माइनस करने की नीड नहीं है, ये खुद कह रहा है कि इतना मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैंने रखा। तो अगर आप देखो कि जो एफिशिएंसी है रिवर्सेबल साइकिल इज लेस देन एफिशिएंसी ये वर्क वाली हीट, ये वाली से है ना आप, ये तो ये बड़ी है, अगर ये बड़ी है और ये छोटी है, सुनो ये तो बड़ा, ये छोटा बन गया, तो ये अगर आप देखो छोटा और ये वैल्यू ज्यादा रही एफिशिएंसी, दैट्स मीन नो द इंजन इज नॉट फीजिबल, क्योंकि आपका तो इम्पॉसिबल बन गया, इम्पॉसिबल। तो ये क्या कहते हैं कि रिवर्सिबल साइकिल से बड़ी कोई एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती। अगर ये दोनों इक्वल आ जाती तो रिवर्सेबल हो जाता, अगर ये बड़ी आ जाती तो हम कह सकते थे, कुछ भी कह सकते ना, बट ये कंडीशन आ रही है सर, ऐसी कंडीशन में देखना तो नो आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा नो, करेक्ट है। चलिए ये बताइए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, द परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। ये 5-7 क्वेश्चन लास्ट के बच रहे हैं, आपका इनका आंसर बताना है, जल्दी से बताइए फटाफट कि क्या आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, और फिर एंट्रोपी जो चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप, हीट पंप की जो सीओपी है हीट पंप की, वो कितनी हो जाएगी 6। और आपको पता है हीट ऑफ पंप का और रेफ्रिजरेटर का क्या रिलेशन होता है, यही तो होता है, इक्वल टू सीओपी ऑफ हीट पंप। अगर ये सीओपी ऑफ हीट पंप है तो ये 6 है, ये इधर आके 1 माइनस हो जाएगी, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी बस। तो ये अगर सीओपी को लिखूं मैं तो ये बन जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। तो अब देखो वर्क एट द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो सीओपी कितनी है 5, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको पता नहीं है, वर्क इनपुट कितना है 10, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ जाएगा 50 किलोवाट बस। तो आंसर हो जाएगा 50 किलोवाट, आंसर हो गया जी 50 किलोवाट। चलिए अगर देखो, अगर कभी भी ये क्वेश्चन बन के आ जाए, सीरीज में क्वेश्चन है, सीरीज में आपके इंजन कनेक्ट है और आपको ओवरऑल एफिशिएंसी बतानी है, क्या बतानी है, ओवरऑल एफिशिएंसी बतानी है, ओवरऑल एफिशिएंसी। तो आप लिखोगे एफिशिएंसी 1 प्लस एफिशिएंसी 2 माइनस एफिशिएंसी 1 ऑफ 2। तो एफिशिएंसी 1 है 0.6 प्लस में 0.5
माइनस 0.6 मल्टीप्लाई बाई 0.5 आपको बता रहा हूं बस। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 1.1 माइनस समथिंग आ जाएगा, तो चेक कर लो यार। ओ माय गॉड, 0.6 प्लस 0.5 माइनस 0.6 मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 0.8, तो इसका मतलब हो गया आपका 80%, तो ये बन जाएगा 80%। तो 80% इज द करेक्ट आंसर। तो वही लिखा है, टू रिवर्सिबल इंजन आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन अ हीट सोर्स, द एफिशिएंसी ऑफ दीज इंजन इज रेस्पेक्टिवली। तो आप बताइए, ये सिंगल रिजर्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या हो जाएगी एफिशिएंसी? तो एफिशिएंसी हो जाएगी 80%। चलो, और वो तो लवली क्वेश्चन, ये भी आप होमवर्क ले लो। अरे बहुत क्वेश्चन है यार, ये अगली क्लास में भी लगा ले, चलो पीछे से लगा लेते हैं, ठीक है। ये बताइए, फ्लो ऑफ वर्क में बी एक्सप्रेस्ड। चलो ये बताओ, फ्लो ऑफ वर्क, तो फ्लो ऑफ वर्क इक्वल टू क्या होता है जी? पीडीवी। तो आंसर क्या हो जाएगा? पीडीवी। तो आंसर हो गया पीडीवी। देखो अब कॉन्सेप्ट तो देखो, ये कॉन्सेप्ट है, इसको तो कोई ना कोई बता ही देगा, क्यों? पढ़ा चुका हूं सर। कौन सा फ्लो है सर? अनस्टेडी फ्लो है। अगर अनस्टेडी फ्लो है तो आपसे सिर्फ एक ही टेम्परेचर पूछेगा, T2, और वो T2 क्या होता है? गामा टाइम्स ऑफ T1। क्या होता है? T2 इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ T1 होता है। तो अगर वो गामा टाइम्स ऑफ T1 है, वो गामा टाइम्स ऑफ T1 है, तो पूछता है कि फाइनल टेम्परेचर बताओ। तो सिंपल सी बात है, T2 अगर कोई गामा है, गामा मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर T1 कितना है? 350। तो केल्विन में भी चेंज कर लोगे। सपोज करो मैं 350 लिख देता हूं, है ना। सपोज करो मैंने 350 लिख दिया, तो इसका मतलब टेम्परेचर T2 का क्या होगा? ग्रेटर देन T1 होगा। सिंपल सी बात है। और ग्रेटर देन T2 होगा तो भाई यही आंसर होगा, ग्रेटर देन। तो अनस्टेडी फ्लो में यही कंडीशन पूछता, बता चुका हूं आपको कि अनस्टेडी कंडीशन में ये सारी चीजें पूछता था, पूछता है और पूछता रहेगा। तो भाई बात समझ में आई आपके अब? अरे हाँ है ना, बोलो। आज तो इतनी सारी चीजें आपको पढ़ा दी है, समझा दी है, तो आप लोग एक बार बताइए, और चैनल को लाइक कर लो फटाफट, है ना। देखो क्या कहता है, केल्विन प्लैंक लॉ डील्स विद कन्वर्जन। तो अभी तो पता है हीट इनटू वर्क, हीट इनटू वर्क। क्या बोला? हीट इनटू वर्क, हीट इनटू वर्क, हीट इनटू वर्क, आंसर आ गया। चलिए ये आपने कर लिया, ये प्रीवियसली हो गया हीट इनटू वर्क। ये कुछ होमवर्क है, अब आप होमवर्क ले लीजिए। ये जो कंप्लीट एक दो क्वेश्चंस है, आप इनको होमवर्क के तरीके से यूज करोगे। एक बार पढ़ना, क्योंकि ये एक बार एंट्रोपी के ऊपर है सारी चीजें, तो हम लोग पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है जी, ये भी आप होमवर्क कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, एक बार आपको देखना है कि ये कॉन्सेप्ट कैसे होना है, एक ये होमवर्क है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए होमवर्क है। तो ये सभी चीजें मैंने आपको जो बताई, ये 3-4 क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क प्रोवाइड करा रहा हूं, इनको मैं नेक्स्ट क्लासेज में आपको कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जैसी आएगी मैं उसमें आपको ये करा दूंगा, तो अपनी चेकिंग के थ्रू इनको पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6, ये 4-5 क्वेश्चन होमवर्क है आपके। तो बेटा आप जेईई को क्या करियो, सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो फटाफट, और चैनल को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम भी और ये भी। और तो टेलीग्राम चैनल कौन सा है भाई हमारा? सर एड अंकर जेईई की तैयारी, एड अंकर जेईई की तैयारी। और जैसे आप इसको ज्वाइन कर लोगे आपका काम बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा, एड अंकल जेईई की तैयारी। ठीक है भाई, अरे हाँ है ना, तो ये आपका बन जाएगा कंसेप्ट, और ये आ गया। तो भाई जुड़ना ना भूलिए, 3 PM याद रखिए, 3 PM पे मैं आपको मिलता हूं फॉर दी थर्मो, और जो मंडे मिलेंगे वो एंट्रोपी को कंप्लीट करते हुए मिलेंगे। तो एंट्रोपी को करेंगे कंप्लीट, अगले 2-3 दिन में हम क्या कर जाएंगे, एंट्रोपी को कंप्लीट कर जाएंगे। तो बच्चा पार्टी, मैं अब आपको मिलूंगा जल्दी ही, आपको मिल जाएगा। चैनल को लाइक कर लो, शेयर करो, और जितना हो सकता है बता दो अपने दोस्तों को कि भाई हमें ये काम करना है। चलिए आज की क्लास यहीं पे ओवर करता हूं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।